कौन से माध्यम में ये द्रव माध्यम में कौन ये फैलेगा? क्या धुंध द्रव माध्यम में फैलेगी, क्या फोम द्रव माध्यम में फैलेगा, क्या जेली फैलेगी, या शेविंग क्रीम फैलेगी? तो इसमें कौन सा फैलेगा? फटाफट कमेंट करते जाओ, बताते जाओ कि कौन सा फैलेगा। तो इसके अंदर कौन सा फैलेगा दोस्तों? जेली वाला जो है ये फैलेगी। शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम ध्यान रखना, यहां पर अगर शेविंग फोम होता तो हम उसको कह सकते थे कि वो फैलेगा, लेकिन शेविंग क्रीम है, क्रीम नहीं फैलेगी। सर फोम तो फैलता है, फोम तो लिखा हुआ है। यहां ध्यान रखना दोस्तों, शेविंग फोम नहीं, यहां सभी तरह के फोम्स की बात कर रहा है, और कुछ तरह के फोम्स पानी में नहीं फैलते हैं, इसलिए कौन सा फैलता है? जेली फैलती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या? मौलिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक है। क्लोरीन के कितने समस्थानिक है? 2 समस्थानिक हैं। एक इनमें से कौन कौन से वो समस्थानिक है आप लोगों को वो छांटने हैं। एक तो है क्लोरीन, ध्यान रखना यहाँ क्लोरीन को जो इन्होंने दिया है लिख के Cl की जगह C से लिख के दिया है, इसका विशेष ख्याल रखना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। C माने कार्बन, नहीं, यहाँ C लिख के दिया Cl की जगह। देखो C1735, C1736, C1734, C1836, C1735, C1837, C1735, C1737। देखो दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं तो आपने इसका मॉलिक्यूलर वेट जब निकाला होगा तो उसमें लिखा होगा Cl 1735.5 ऐसे निकाला होगा। ये ऑन एन एवरेज फॉर्म में निकालते हो। असल में इसके 2 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 2 समस्थानिक। एक तो होता है 35 और एक होता है 37। 37 कम पाया जाता है, 35 ज्यादा पाया जाता है। उन सभी का ऑन एन एवरेज जो हम निकाल के देते हैं कितना देते हैं? तो इसका जो सही आंसर लगेगा वो कौन सा लगेगा? डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तेल में संग्रहित नहीं की जाती? है ना, कौन सी धातु को? देखो सोडियम को आप रखते हो तेल में, पोटेशियम को रखते हो, ऑप्शन यही है, सोडियम है, पोटेशियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, रुबिडियम है और लिथियम है। आपको ये बताना है। देखो सोडियम को और पोटेशियम को दोनों को तो अपन ने खूब पढ़ रखा है, सब सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में डुबो के रखते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम के अलावा एक चीज को और रखते हैं दोस्तों। बस इसने इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है ना, शानदार क्वेश्चन। तो बस इसी तरह का दिमाग लगाया जाएगा और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। ये अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है किसको? किसको? लिथियम को तो रखते हैं, लेकिन रुबिडियम को हम संग्रहित नहीं करते पानी के अंदर। जितनी भी क्षार मृदा धातुएं हैं, ये क्षार मृदा धातु ये क्या होती है? क्षार मृदा धातुएं क्या होती है? तो दोस्तों क्षार मृदा धातुएं पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाओगे तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला कॉलम है वही क्षार मृदा धातु है। मृदा माने सॉफ्ट, है ना, क्षार मृदा धातुएं, मृदु धातुएं, उसको आप काट सकते हो आसानी से। इसीलिए अपन सोडियम पोटेशियम लिथियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ये कटने में भी आ जाती है। बात समझ में आई इतनी? बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अगला आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगला, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता। कौन सी जगह पोटेशियम नाइट्रेट का यूज नहीं किया जाएगा? उर्वरक के रूप में, दवा के रूप में, बारूद बनाने के रूप में, या मांस उत्पादों के संरक्षण के रूप में, है ना। तो फटाफट कमेंट करते जाओ, बताते जाओ कि आखिर पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस में नहीं किया जाएगा। देखो दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट वर्ड आ रहा है, नाइट्रोजन है, मगर नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड जो होती है दोस्तों उर्वरक बनाने में कहाँ होती है? कहाँ होती है? उर्वरक बनाने में। क्लियर बात? दूसरा, दवा में, बिल्कुल नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट दवा में भी काम में आता है, उर्वरक में भी काम में आएगा, दवाई के भी काम में आएगा, दवा बनाने में भी काम में आएगा, बारूद बनाने में और मांस उत्पादों के संरक्षण में। ध्यान रखना हमेशा ये पोटेशियम नाइट्रेट जो है उर्वरक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दे रहा है, पेड़ पौधों को ग्रोथ कराएगा। अगर पोटेशियम नाइट्रेट आप पेड़ पौधों में ज्यादा मात्रा में डाल दोगे तो वो जला देता है। और अगर आप खाने वाली चीजों में पोटेशियम को, क्योंकि उर्वरकों को अपन खा नहीं सकते दोस्तों, तो ध्यान रखना मांस उत्पादों के संरक्षण में इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो ये यही तो पूछ रहा है कहाँ नहीं किया जाता, तो मांस उत्पादों के संरक्षण में इसका उपयोग नहीं करते हैं, इन तीनों में इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी नए निर्माण में
देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, क्या गजब का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। और आपको पता है ये क्वेश्चन कहां से है? ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया है ये एनडीए वाले यानी यूपीएससी वाली जो एग्जाम लगती है अपनी, एनडीए वाले ओ सॉरी सीडीएस वाले पेपर से उठाया है। ये सीडीएस वाले पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इसी बार का 2024 का क्वेश्चन है। अब सोच लो बाप की क्या कंडीशन होती है इन क्वेश्चनों की। देखो, किसी नए निर्माण की कंक्रीट की संरचना की सतह को गीला करके पाल जो होते हैं पाल पाल या बोरियों से ढक दिया जाता है। क्यों करते हैं ऐसा, कारण क्या है? ऑप्शन समझो, क्वेश्चन के हद तक समझना, क्वेश्चन का लेवल समझना किस तरह का घुमा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि पाल से ढक रहे हैं नॉर्मली, कि भाई सीमेंट के आपने कोई चीज बनाई और उसको पाल से बोरी से ढक दिया। क्यों ढका आखिर में, कारण क्या है, उसके पीछे की साइंस इसने पूछ ली। बताओ, तेज वाष्पीकरण को रोकने के लिए जब तक कि जल योजन अच्छी तरह से आगे न बढ़ जाए, कंक्रीट संरचना को धूल के कणों से दूषित होने से बचाने के लिए, सतह पर किसी फंगस के विकास को रोकने के लिए, या सीमेंट संरचना पर चिकनी और साफ सतह देने के लिए। तो फटाफट कमेंट कर दो, बता दो कि क्या आखिर क्या इसका आंसर आने वाला है, फटाफट स्पीड से। तो देखो बात समझना, अगर आप कंक्रीट की संरचना को धूल के कणों से दूषित होने के लिए, अरे यार वो ऑलरेडी धूल है, उसमें सिलिका है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसमें, तो आप उससे धूल से बचा के क्या करोगे? तो ये आंसर जो है ना धूल से बचाने वाला, ये तो गलत हो गया। दूसरा, फंगस का विकास, अरे भाई फंगस सीमेंट पे है, फंगस तो आएगी कैसे बने बने में, तुरंत तो नहीं आएगी, साल भर का हो जाएगा, 6 महीने का पुराना हो जाएगा, बारिश में धूप में जाता रहेगा, तब उसमें फंगस आएगी। तो ये भी गलत आंसर है। अगला क्या है, सीमेंट की संरचना को चिकनी मतलब बाहर से चिकनी बनाने के लिए, चिकनी तो बना सकते हैं, और साफ सतह देने के लिए बिल्कुल साफ सतह भी दे सकते हैं, लेकिन ये कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। ये तो अपन थैली बना करके भी कर सकते हैं, या कोई हल्की सी चीज लगा के उसको वापस हटा भी सकते हैं, लेकिन हमने क्यों रखा, उसका कारण क्या है? तेजी से होने वाले, देखो सीमेंट में जमने की क्षमता होती है अपने आप में, है ना, और सीमेंट की जो जमने की क्षमता होती है ना दोस्तों, ये सीमेंट के जमने की क्षमता जिप्सम से प्राप्त होती है, और जिप्सम को थोड़ा ही पानी मिलेगा ना तो वो जमा देगा, और अगर पानी नहीं मिला तो वो नहीं जमेगा। तो सीमेंट जब तक रखा है बिना पानी के जब तक वो जमेगा नहीं, थोड़ा ही पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, तुरंत जम जाएगा। तो सेम कंडीशन, तेजी से वाष्पीकृत होता है ना, इससे रोकने के लिए ताकि अच्छे से ये पानी की बॉन्डिंग हो पाए, इसीलिए अपने ऐसा काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, नीचे लिखित गैसों में से निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हीलियम बिजली के बल्बों में आमतौर पर इस्तेमाल करने वाली गैस है, ऑक्सीजन का उपयोग अंतरिक्ष यान में रॉकेट इंजन के ईंधन को जलाने के लिए किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में हवा की जगह गैसीय रूप में भरा जाता है। बिल्कुल, चिप्स का पैकेट है उसमें क्या भरते हो आप? नाइट्रोजन भरते हो। चिप्स के पैकेट में क्या भरते हो? नाइट्रोजन भरते हो। आप जो रॉकेट चलाते हो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल के फॉर्म में भरते हो। सही बात है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, 3 समस्थानिक है ना, ऐसे वाले 1H1, 1H2, 1H3, 3 समस्थानिक है। क्लियर बात? यानी बिजली के बलों में, अरे भाई बिजली के बल्बों के अंदर आर्गन का उपयोग करते हैं, किसका? ऑर्गन भरते हैं बल्बों में, ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस भरी जाती है। हीलियम हल्की गैस है, इसलिए गुब्बारे में भरते हैं, वायुयान के टायर में भरते हैं, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में भरते हैं, वहां भरते हैं हीलियम को। आगे बात समझ में? तो आंसर जो लगेगा वो कौन सा है? ये गलत आंसर था इसलिए यही लगा है, गलत स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से एक और आपके सामने, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, जो कोड दिए हैं उससे सुमेलित कर दो। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O है ना, ये पानी है 10H2O, पानी लिख दो या H2O लिख दो, बात एक ही है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, या पानी मतलब H2O डॉट करके है ना, डॉट H2O। ठीक है, अब अगला आपको ये बताना है कि आखिर इसका सबसे सही आंसर जो है वो कौन सा है। तो मैच करना है, तो आप मैच कर रहे हो, मैच करो। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
तो ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा जो है वो दोस्तों कौन सा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करो, बेकिंग सोडा खाना बनाने वाला रसोई का सोडा। देखो रसोई में काम कौन करता है, बाई। कौन करता है, बाई। यानी बाई रसोई में काम करती है, तो जिसमें बाई आ रहा है वो रसोई का लगा दो आप सीधा सीधा। बाई 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 किस में आ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये बेकिंग सोडा, रसोई का सोडा, किचन सोडा, मीठा सोडा, है ना, इसी के नाम देते हैं। वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, इसको बोलते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट .10H2, ये होता है आपका धावन सोडा, है ना, धावन सोडा N2CO, ये होता है आपका .10H2O। .10H2O लगा उस पर, .10H2O। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.12H2O, ये कैल्शियम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें इन्होंने हाफ लगाना भूल गया हमारे ऑपरेटर भाई साहब, कोई बात नहीं, उनके बेचारों की थोड़ी बहुत चल जाती है, गलती है ना। चलो मैंने आपको सही बता दिया। अब देखो पहले में ए में तो है तीसरा, ए में तीसरा 2 में है, फिर है अगला बेकिंग सोडा में ए, बेकिंग सोडा यानी आंसर यही वाला है अपना। क्लियर है बात, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन किस तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। रासायनिक गुणों के लिए कौन निर्धारित करेगा, कौन सा ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जिसकी वजह से उसके गुण जो है वो तय होते हैं। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट था मेंडलीफ, एक था मोजले। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को दिया था, मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था जो प्रेजेंट में चली आ रही है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी गलत थी, मोजले की जो आवर्त सारणी थी वो सही थी, है ना, हेनरी मोजले की। और हेनरी मोजले का ये कहना था कि परमाणुओं के जो गुण होते हैं, परमाणु के गुण जो होते हैं वो इसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी किस पर तय करते हैं, हमेशा परमाणु क्रमांक पर उस परमाणु के गुण तय करते हैं। और परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखे जाने वाली संख्या होती है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, और जो नीचे लिखा जाता है वो केवल और केवल प्रोटोनों की संख्या होती है। दोस्तों क्या होती है, अरे भाई एटम लिखते हो ना आप ऐसे 1 1 करके, देखा ना, तो जो नीचे लिखा गया जैसे कार्बन लिखा 6 12 करके, तो ये नीचे से जो संख्या लिखी है ये क्या है, ये परमाणु क्रमांक है। इसमें अपन लिखते हैं किसको लिखते हैं, प्रोटोन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, प्रोटोन को लिखते हैं। प्रोटोन ही तय करेगा कि क्या उसके गुण होने हैं, तो आंसर लगेगा कौन सा, प्रोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कितना तगड़ा घुमाया, इस पिछले वाले क्वेश्चन को कितना भयंकर घुमाया गया था, है ना, ऐसे घुमाता है क्वेश्चन को। देखो निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है। यानी कागज पर कोई रंग चढ़ गया है तो उसको हटा दो, उसमें कोई रंग है तो उसको रिमूव कर दो, उसके लिए कौन सी चीज यूज की जाती है, तो अमोनियम क्लोराइड जो है दोस्तों इसके लिए यूज किया जाता है। क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज नहीं, कौन करता है, अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन था। एक्सरे का उपयोग, देखो अच्छा क्वेश्चन है, हम सब लोग एक्सरे से गुजरे हुए हैं, हम सब ने एक्सरे को जाना हुआ है कि विलियम रोंटगन जो था उसने एक्सरे की डिस्कवरी करी थी, उसके बारे में बताया था विलियम रोंटगन ने। तो ये जो एक्सरे है कौन सी चीज है, एक्सरे। इस एक्सरे के बारे में कोई 2 उपयोग क्या है, देखो स्टेटमेंट। पहला, किसी मशीन के 2 धातु भागों को आपस में वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग जोड़ का निरीक्षण करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, वेल्डिंग के जोड़ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, क्रिस्टलीय संरचना को अध्ययन करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो कौन सा इसमें से सही है, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है। तो आंसर ये वाला भी ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना, हम यहाँ ऑब्जर्वेशन करना है किसका, वेल्डिंग के जोड़ का, वेल्डिंग नहीं करनी है, वेल्डिंग के जोड़ का ऑब्जर्वेशन करना है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से एक और आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण संवहन का उदाहरण है। ऊष्मा को स्थानांतरित करने का, ट्रांसफर करने का उदाहरण कौन सा है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानी है, तो सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सा है। क्वेश्चन घुमा दिया गया, देखो ऑप्शन से, क्वेश्चन तो सीधा है, ऑप्शन बड़े टेढ़े हैं, तो ऑप्शन से घुमा दिया। क्या, माइक्रोवेव ओवन में भोजन को गर्म करना, गैस स्टोव पर बर्तन में पानी का उबलना,
धूप में गर्मी का महसूस करना, पीतल की छड़ को एक सिरे पर गर्म करने पर दूसरे सिरे में तापमान में वृद्धि होना। तो ऊष्मा स्थानांतरण करना है, एक से दूसरे स्तर पर जाना है, लेकिन संचरण यानी बहना है उसको लगातार। अब माइक्रोवेव में क्या होता है, चारों तरफ से हीट लगती है, भोजन गर्म हो जाता है, माइक्रोवेव्स के थ्रू गर्म होता है। तो संचरण नहीं हुआ है, वहां वेव्स का संचरण हुआ है। या गैस पर स्टोव पर पानी का उबलना, गैस स्टोव है, उससे गैस जल रही है, पानी ऊपर उबल रहा है। ध्यान रखना, गैस जो है वो हीट दे रहा है, पानी हीट को एब्जॉर्व कर रहा है। भाई संचरण नहीं हुआ, ट्रांसफर जरूर हो रहा है, लेकिन बह नहीं रही, चल नहीं रही आगे। ऑप्शन में अगला, धूप में गर्मी महसूस होना। अब भाई धूप में जाओगे तो क्या फोटोन आएंगे, फोटोन आपकी स्किन पर लगेंगे तो आपको कैसा फील होगा, गरम गरम फील होगा, ऐसा गरम लग रहा है यार आज तो, ऐसा फील होगा, है ना। लेकिन संचरण नहीं हो रहा, ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन संचरण नहीं हो रहा। पीतल की छड़ को एक सिरे पर गर्म करना तथा दूसरे सिरे पर ताप में वृद्धि करना। एक छड़ थी, यहां पर गर्म किया, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से ये हीट ले रही है, इधर चल रहा है, तो ट्रांसफर भी हो रहा है, संचरण भी हो रहा है, इसलिए आंसर सही कौन सा जाएगा, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदों द्वारा इंद्रधनुष बनने की घटना किसमें शामिल होगी। सूर्य के प्रकाश का एकल अपवर्तन, सूर्य के प्रकाश का एकल आंतरिक परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का दो आंतरिक परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, क्वेश्चन बड़ा भयंकर है, दिमाग का निचोड़ आ जाएगा, इसमें ध्यान रखना, है ना। अगर आपने ये कंडीशन पढ़ी है, ये घटना पढ़ी है, तो आप लोग इसके बारे में सोच के जवाब दो। वैसे इंद्रधनुष का बनना जो होता है ना दोस्तों, ये हमेशा वर्ण विक्षेपण की घटना है। किसकी घटना है, वर्ण विक्षेपण की घटना है। इसमें क्या होता है, एक प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म पर क्या होगा, किरण आएगी, प्रकाश की क्या आएगी, अरे प्रकाश की क्या आएगी, किरण आएगी, आई, टकराई और 7 रंगों में बट गई और फिर आगे निकल गई। अच्छा 7 रंग क्यों बटे, उसका कारण देखना। जब आई टकराई तो ये तो वायु है, और प्रिज्म हमेशा कांच का होता है। प्रिज्म किसका होता है, कांच का होता है, तो कांच का है। और यहाँ पर अभिलंब की कल्पना कर लो, तो ये क्या होगा, जब इधर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, मुड़ गई और फिर चली गई, आगे चलेगी। अब बाहर जब निकलेगी तो ये कांच और ये वायु है ना, फिर कल्पना करो, अब अभिलंब से दूर हट जाएगी ऐसे, तो कोई ऐसे हटेगी, कोई ऐसे हटेगी, ऐसे चलती जाएगी। अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो अपवर्तन की घटना 2 बार होती है, परावर्तन की घटना, क्योंकि यहां पर जब आएगी तो कुछ प्रकाश, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा प्रकाश बाहर निकल जाएगा, कुछ प्रकाश टकराएगा और टकरा करके फिर बाहर निकलेगा। तो परावर्तन की घटना 1 बार, अपवर्तन की घटना 2 बार होती है, लेकिन इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कभी भी नहीं होता। इस बात को जहन में बैठा लेना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना है तो क्या हो गई आपकी, कैंसल हो गई, ये लो कैंसल। बचा क्या, 2 बार आंतरिक परावर्तन, एकल अपवर्तन। अच्छा आंतरिक परावर्तन की कह रहा है। अच्छा एक बात, अब इसमें क्वेश्चन को बड़ा जोरदार ऑप्शन से घुमा दिया, ध्यान रखना। अभी तक तो मैं आपसे कह रहा था ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता, ये बात कह रहा था, लेकिन इस बार ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब ऑप्शन अगर आप इन चारों में से लगाओगे तो देखो, एकल परावर्तन अपवर्तन तो है ही नहीं, हटा दो इसको, अपवर्तन है लेकिन आंतरिक परावर्तन नहीं है, ठीक है। इसमें कह रहा है सूर्य का प्रकाश का 2 आंतरिक परावर्तन नहीं, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों, बिल्कुल परावर्तन होगा, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, परावर्तन होगा और अपवर्तन होगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां पर आंसर जो लगेगा कौन सा लगेगा, अपना चौथा आंसर लगेगा। तो क्वेश्चन को सोचना है, हमको भले ही कंसेप्ट आता है, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि आंसर क्या है। इतना क्वेश्चन को घुमाया जाता है एग्जाम के अंदर। अगला क्या है, ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है ना। असल में अपना जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, उसके ऊपर ओजोन परत की मोटाई जो है वो कम हो गई है, उसको अपन कहते हैं ओजोन परत में छेद होना। और वो क्यों हो गई है, क्योंकि सीएफसी का उपयोग हम बहुत ज्यादा किया करते थे फ्रिज में और एसी के अंदर। अब यहां देख लो ऑप्शन में, अंटार्कटिका प्रमुख रूप से सीएफसी का कारण है, ठीक है। अंटार्कटिका प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण है।
अंटार्कटिका प्रमुख रूप से CFC गैसों का कारण है, और अंटार्कटिका प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का कारण है। तो यहां ध्यान रखना अंटार्कटिका है या आर्कटिक है, तो ध्यान रखना अपन बात किसकी कर रहे हैं, अंटार्कटिका की कर रहे हैं। यहां पर इस जगह पर जो है आंसर ये आपको सही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से एक और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख मिशन में सम्मिलित कौन था? चंद्रयान 3 था, सौर मिशन आदित्य L1 फर्स्ट था, या तरल ईंधन से चलने वाला रॉकेट था, या सौर ऊर्जा से चलने वाला रॉकेट था? दोस्तों ध्यान रखना, हमने तरल ईंधन से चलने वाला रॉकेट बनाया है, लेकिन ये 2023 में नहीं बनाया है। लेकिन चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जो है वो 2023 में लॉन्च किए जा चुके हैं। तो आंसर जो है वो यही बनेगा। और सौर ऊर्जा से चलने वाला रॉकेट तो आज तक ही नहीं बना है यार। तो आगे बात समझ में, तो एक और दो आंसर क्लियर है बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय में भाग नहीं है? रासायनिक अपक्षय का भाग नहीं, कौन सी प्रक्रिया है ऐसी? विलयन है, जलयोजन है, हिमद्रवण है। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? अपक्षय मतलब बैठना, बैठ जाना, आई बात समझ में, है ना, या अपक्षेपित होना, आई बात समझ में। तो ये अपक्षय का मतलब होता है, या यूं कह दूं कि टूटने से मतलब होता है, टूटने से मतलब होता है, आई बात समझ में। अब देखो विलयन है, उसमें टूट रहा है, जलयोजन इसमें भी टूटता है, जल जुड़ रहा है ना, टूट टूट के जुड़ेगा। अपचयन, अच्छा इस समय नहीं, हिमद्रवण ये पिघलेगा, ये पिघलेगा, तो अपचयन में भी टूट रहा है। ये कह रहा है रासायनिक अपक्षय टूटना, तो क्या आएगा? हिमद्रवण। इसमें नहीं टूटेगा, इसमें पिघलेगा, हिमद्रवण में क्या होगा? पिघलेगा। बाकी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिर से आपकी स्क्रीन के पास, किसी परमाणु के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितनी होगी? प्रथम कोश है, पहला कोश है, अरे भाई 2, 8, 18 ऐसे चलती है। ये पहला कोश है, दूसरा कोश है, तीसरा कोश, तो पहला कोश ये है, तो कितना आएगी? 2 आएगी, 2 आएगी, लगा दो। आगे बात समझ में, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, जल का तापमान सबसे अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होगा? कौन सा तापमान है उसमें सबसे ज्यादा होगा? देखो कितना, 299 केल्विन, 270 केल्विन, 285, 200 और 373 केल्विन। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, क्या द्रव का तापमान जिस पर घनत्व अधिक होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की एक विशेष प्रकृति होती है दोस्तों, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी तो अधिकतम और वॉल्यूम मिनिमम, यानी आयतन जो होगा ना, आयतन वो तो कम, और घनत्व जो होगा, घनत्व वो कैसा होगा? वो ज्यादा होगा। यानी 4 डिग्री पर पानी ऐसे सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल यूं छोटा सा हो जाएगा। डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। एक किसी इलाके में पर्टिकुलर अणुओं की संख्या, उसको अपन डेंसिटी या घनत्व कहते हैं, और कुल आयतन को, मतलब कुल घेरे गए अणुओं की संख्या को अपन आयतन कहते हैं। तो ऐसा सिकुड़ जाएगा, तो डेंसिटी तो ज्यादा होगी, वॉल्यूम कम हो गया। कितने पर? 4 डिग्री पर। अब 4 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो इसमें 273 और जोड़ दो, है ना, क्योंकि जो आपका 0 डिग्री है वो 273 केल्विन होता है, तो यानी क्या आ जाएगा? 4 और जोड़ दिया तो 77। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है, निम्नलिखित में से किस की संयोजकता 3 होगी? 3 संयोजकता, मतलब उसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसे 3 संयोजकता किसकी होगी? तो इसकी तो +4 होगी, इसकी प्लस माइनस 4 होती है, इसकी कितनी होती है? 2 होती है, माइनस का 2, ऑक्सीजन क्या होता है? माइनस का 2, सोडियम का प्लस का 1 होता है, बचा कौन? नाइट्रोजन, इसका होगा 3, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। सर कैसे निकाला? अरे भाई इसके डायग्राम देखो, डायग्राम देखोगे ना एटम का, तो आपको सब पता चल जाएगा कि इस वाले में 2, इसमें 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 दे सकता है, ये कार्बन है। ऑक्सीजन का देखोगे तो ये ऑक्सीजन 6 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है, तो ऑक्सीजन है। आई बात समझ में? सोडियम, ये लो, ये सोडियम, ये पढ़ लो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये। आई बात समझ में? ऐसे निकालते हैं संयोजकता को। डिटेल से पढ़ना दोस्तों, डिटेल से पढ़ना मेरे पास, जब आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको चाहे केमिस्ट्री हो,
चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, किसी में दिक्कत आने नहीं दूंगा, किसी में दिक्कत नहीं आने दूंगा। बस शर्त क्या है, कंटिन्यू पढ़ना, कंटिन्यू जुड़े रहना और आग लगा देना। आग किसको? गाइडों को। आग लगा देना किसको? दूसरों की जलेसी को, उनको आग लगाना है। पढ़ना है अपन को, जोश के साथ पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। दोस्तों आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ाता, लेकिन जितना पढ़ाता हूं एग्जाम में आता उसमें से है। ये कोई सी भी मुझे पढ़ाते हुए पिछले 14 से 15 साल हो गए हैं, काफी बच्चों को मैंने पढ़ाया है। आप किसी भी बच्चों से मुझे नोट्स उठा लो, उस एग्जाम का उठा लो और मिला लो क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे, एज इट इज क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? अब देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जल का जमना। अरे जल जम रहा है तो कोई रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, भौतिक परिवर्तन है, तो ऐसे रासायनिक है ही नहीं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे हुई? जल में शक्कर, चीनी का घुलना, विलयन बना रहे हैं, चीनी तो घुल रहे हैं, रिएक्शन नहीं हो रही है, सॉल्यूशन बन रहा है, गलत बात। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग रहा है, फॉर्मूला Fe+O2 इज कन्वर्टेड टू Fe2O3, ये जंग लग गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, जुड़ गई। पेट्रोल का उबलना, उबल ही तो रहा है, ऑक्सीजन क्रिया थोड़ी ना कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है ना, इसलिए ऑक्सीकरण ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से एक और आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन का स्रोत होता है? सुपरफॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, अस्थि का चूर्ण या यूरिया? इसमें नाइट्रोजन। अरे बाउल दोस्तों यार, कई बार पढ़ाया है मैंने, कई बार, एक बार नहीं कई बार। इसकी यूरिया की संरचना NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। अस्थियों में कैल्शियम फास्फोरस होता है, इसमें नाम में आ रहा पोटेशियम सल्फेट, इसमें आ रहा सुपर फास्फेट, तो आंसर तो कौन सा लग गया? यूरिया। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, अब भी जहन में बैठा लो, अब भी दिमाग में बैठा लो, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्जाम में, खासतौर से सेंट्रल के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों को मैंने आज आपकी क्लास में लेके आया हूं, और यही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, यानी राजस्थान में लगने वाली एग्जामों के अंदर रिपीट होगा। आपको पता है, आपको तो शायद नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूं, है ना, कि ये वाला क्वेश्चन था ना, कौन सा, कहां गया, ये रहा, ये क्वेश्चन हमारी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो अभी एग्जाम हुई है उसके अंदर आया है, और उससे पहले यही क्वेश्चन एनडीए के पेपर में पूछा जा चुका है इसी बार के में। आप उठाओ और उठा के देख लो एनडीए के पेपर, उसमें मिल जाएगा। तो एग्जाम में वही क्वेश्चन पेपर ध्यान रखना, उन्हीं क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन रिपीट होता है। लगभग 60% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पुराने क्वेश्चन में आए हुए हैं, रिकरेंट में जो क्वेश्चन है उनके अंदर आए हुए हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से एक और, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्यूमिनियम के लिए सही नहीं है? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, द्रव्यमान संख्या 27 है, कौन सा सही नहीं है? देखो, एल्यूमिनियम में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 होती है, देखते हैं। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन 13 है, एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉन 14 है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 2 है। ऑप्शन आपके सामने है, सोच लिया होगा आपने, अब मैं आंसर आपको बताता हूं। एल्यूमिनियम क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम है 13 और 27, कितना 13 और 27। जो नीचे लिखी जाती है ये प्रोटोनों की संख्या होती है, किसकी संख्या? प्रोटोनों की संख्या। जो ऊपर लिखी जाती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अगर आप 27 में से 13 अगर घटाओगे तो ये आपके पास बच गए कितने? 14, यानी न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 14 है। 13 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 14 है। क्लियर है बात? अच्छा अगली बात, नेक्स्ट बात क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन हैं, क्योंकि उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब चार्ज उसका न्यूट्रल होता है तब जाके उदासीन होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इतने ही, यानी 13 ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन 13 है, सही है। इसमें प्रोटॉन 13 है, सही है। इसमें न्यूट्रॉन 14 है, सही है। इसकी संयोजकता, तो ये 3 स्टेटमेंट सही हो गए, तो चौथा तो अपने आप ही आना है ना यार, कौन सा? संयोजकता 2 होती है, वैसे एल की संयोजकता +3 होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से अगला एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हीरे का तात्विक संयोजन क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन है, और कौन कौन सा तत्व हीरे में मिलेगा? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, शुद्ध कार्बन, शुद्ध सिलिकॉन। फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट बता दो कि आखिर
सबसे सटीक आंसर, सबसे सही आंसर जो है वो क्या होगा? ध्यान रखना, हीरा कार्बन का 100% शुद्धतम रूप होता है, 100% शुद्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो वापस लौट के नहीं आता, यानी इनरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। वो एग्जांपल आपको उसमें देखना है। कपूर का उर्ध्वपातन, तो उर्ध्वपातन करते हैं तो कपूर अपन को वापस मिल सकता है, तो ये तो नहीं है रासायनिक। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघली है तो वापस से बर्फ बना सकते हैं, ये भी नहीं है। लोहे की छड़ का गर्म होना, तो ठंडा भी तो कर सकते हैं ना, तो ये भी नहीं है। NaOH और HCl का मिश्रित होना, बिल्कुल सही, ये रिएक्शन हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, नया मटेरियल बन जाएगा, इससे वापस ये मटेरियल नहीं बन सकता, इसलिए सही आंसर यही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में विटामिन डी की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? ध्यान रखना, डी, रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस। ध्यान रखना, रिकेट्स जो होता है ये बच्चों के अंदर होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये वयस्कों के अंदर होता है। ऑस्टियो माने हड्डी, पोर माने छेद, सिस माने हो गए, यानी हड्डी के अंदर क्या हो गए, छेद हो गए, वही क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें आंसर रिकेट्स लगेगा, आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संतुलित भोजन के घटकों का सर्वाधिक उपयुक्त रूप में निरूपित करता है? यानी भोजन के घटक कौन कौन से पाए जाते हैं? भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होता है ना, इसके अलावा खनिज लवण होते हैं, जल होता है और रेशा होता है। तो इन सारी चीजों को आपको देखना है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, रेशा और जल, ठीक है। इसमें खनिज लवण नहीं आया, ठीक है। इसमें खनिज तो आ गया लेकिन रेशा नहीं आया, ठीक है ना, और वसा भी नहीं आई है इसमें ना, और इसमें वसा आ गई लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं आया, इसमें सब कुछ आ गया, तो यही लगाना है आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से एक और, मानव शरीर के किस भाग या अंग को उपास्थि यानी कार्टिलेज नहीं पाई जाती? कौन से भाग में कार्टिलेज जो है वो नहीं पाई जाती? कार्टिलेज क्या होती है? वो चीजें जो मुड़ सकती है, वो हड्डियां जो मुड़ सकती है, जैसे ये नेजल टिप है, ये मुड़ सकती है, लेकिन ये वाली जो हड्डी आपकी तोड़ के देखो, मोड़ के देखो, मुड़ेगी नहीं, टूट जाएगी पर मुड़ेगी नहीं, है ना, ध्यान रखना। तो ये तो होती है हड्डी और ये है कार्टिलेज यानी उपास्थि। अब देखो, नाक में है, बताया ना, ये वाली नाक में है, श्वसन नली में भी होती है ना, कहाँ पे होती है? श्वसन नली, ट्रेकिया जो होती है ना, उसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। श्वसनिका यानी उससे अगली वाली ब्रांच, उसमें भी सी आकार के छल्ले होते हैं। ये यहाँ पे आप दबा के देखोगे ना तो सी आकार के छल्ले मिलेंगे, ये कार्टिलेज के बने हैं, दब जाएंगे वापस निकल जाएंगे ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जानुसंधि, जानुसंधि कहाँ होती है? ये असल में आपका जो नी जॉइंट होता है ना, नी जॉइंट, बस वही जानुसंधि है। वो नी जॉइंट तो हड्डियों के बीच का जॉइंट हो गया, तो ये जो है वो कार्टिलेज उपास्थि की नहीं होती है, हड्डियों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिर से एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर, मानव वृक्क के नेफ्रॉन का कौन सा भाग उत्सर्जन हेतु रक्त निस्यंदन के लिए उत्तरदायी होता है? मतलब ब्लड को छानने के लिए। नेफ्रॉन देखा? नेफ्रॉन नहीं देखा तो देखो, नेफ्रॉन एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि एक बाउल होता है, उसमें छेद कर दो, छेद करके यू आकार की लगा दो नली ऐसे, और ऊपर रख दो छलनी ऐसे, छलनी, बाउल छेद कर दिया, यू आकार की लगा दी, छलनी रख दी, अब उसको फिल्टर करो, तो फिल्टर ना होगा इस भाग में, छलनी में। छलनी का नाम होता है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस में छलनी का, यहाँ ग्लोमेरुलस आंसर है ही नहीं। यहाँ पर क्या है? अब देखो यहाँ पर क्या है? बोमन कैप्सूल, तो ये कटोरे के अंदर छन रहा है ना, यहाँ छन रहा है, तो बस यही आंसर है आपका, बोमन कैप्सूल। कौन सा है? बोमन संपुट। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ का फाइलम के जीव स्पंज कहलाते हैं? स्पंज कौन से होते हैं दोस्तों? आखिर स्पंज क्या है? देखो, स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर छेद होते हैं, है ना। आपने गद्दा फाड़ा होगा, उसके अंदर से स्पंज निकला होगा, सीट फाड़ी होगी, उसके अंदर से स्पंज निकला होगा। बैंक में गए होंगे तो बैंक वाले वो स्टैंप लगा करके और वो नोट गिनते हैं, तो वो एक हाथ से गीला करते हैं, वो स्पंज रखा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। बिल्कुल स्पंजों के अंदर ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, और जिसके अंदर छेद होते हैं उसको नाम देते हैं पोरीफेरा। पोर हो गए, चारों तरफ क्या हो गए? पोर हो गए, पोर, पोर माने छेद, तो नाम हो गया पोरीफेरा।
आई बात समझ में? क्लियर है बात? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर से एक और आपके सामने है, क्वेश्चन है, एक बिंब बिंदु बिंब गोलीय दर्पण, गोलीय अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी। दोस्तों आज आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूं, ऐसी गजब की ट्रिक है टेबल को याद करने की, जो इतनी बड़ी टेबल है ना किताबों के अंदर, उसको एक लाइन में समेटता हूं। देखो बहुत शानदार चीज है, बहुत गजब की टेबल है। अगर किसी को समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो फिर से समझना, वीडियो रिवाइंड करना, फिर से समझना। देखो ये है ऑब्जेक्ट पोजीशन, मतलब वस्तु की स्थिति, ये है इमेज पोजीशन यानी इमेज की स्थिति। क्लियर बात? डन। देखो अब अगर आप कौन सा अवतल दर्पण की कह रहा है, आपका अवतल दर्पण इस तरह का दर्पण होता है। सबसे पहले होता है फोकस डिस्टेंस, फिर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर होता है अनंत। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये वक्रता केंद्र है ऐसे, ये अनंत है ना। अब आप प्रकाश किरण को लाओ, प्रकाश की किरण को लाओ कहां से? अनंत से, और ऐसे ही तो जाएगी। अगर अनंत से आई तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपका? अनंत पे। फिर क्या मिली इसको? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला ना। ऐसे जाएगी तो सी तो बिंदु मिलेगा, फिर आगे जाएगी तो क्या मिलेगा? एफ बिंदु मिलेगा। फिर टकरा के वापस आएगी तो इमेज बनेगी। अब इमेज पे आओ, इमेज बनेगी तो पहले क्या मिला? एफ मिला, फिर क्या मिला? सी मिला, फिर क्या मिला? अनंत मिला। ऐसी तो आ रही है ना, राइट? यहां रखोगे यहां बनेगी, यहां रखोगे यहां बनेगी, यहां रखोगे यहां बनेगी। ये कह रहा है वक्रता केंद्र यानी सी पर रखनी है। सी पर रखो, सी पर रखो तो सी पर बनेगी, सी पर बनेगी तो आंसर क्या आएगा? वक्रता केंद्र पर बनाई जाएगी। बताओ आगे बात समझ में? अगर इन दोनों के बीच में रखोगे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रखोगे, इन दोनों के बीच में बनेगी इमेज। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन फिर से शानदार क्वेश्चन है, क्या निकट दृष्टिता यानी मायोपिया जो होता है, कौन सा रोग होता है? मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन सब में से कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट वो सही है? किसके लिए? मायोपिया के लिए। निकट दृष्टि मतलब दूर का दिखाई नहीं देगा व्यक्ति को। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सीडीएस वाला क्वेश्चन है, आयोवा क्वेश्चन है, और अपनी जो अभी स्टेनोग्राफर की एग्जाम लगी है उसमें इसी क्वेश्चन को 3 तरह से घुमा के पूछा है। इसी क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से, कहता हूं आएगा क्वेश्चन वही। निकट दृष्टिता मायोपिया के अंदर देखो, यह है व्यक्ति की निकट वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, निकट वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल सही है ऐसा व्यक्ति। अगला है, यह व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नहीं देख सकता, है ना, बिल्कुल। तो ये तो स्पष्ट देख सकता है यानी स्पष्ट तो नहीं देख सकता, यानी ये सही है। अगला, यह व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर सकता, रंगों में अंतर कर सकता है, ये वाला गलत है। अगला, यह व्यक्ति न तो निकट न पास न दूर की वस्तु को देख सकता, नहीं, ये जरा दृष्टि दोष में होता है, ऐसा नहीं होता। रंगों में अंतर जो होता है कलर ब्लाइंडनेस में होता है। तो यानी ये वाला दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दोस्तों एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर, लयनकारी यानी लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखो, वे कोशिका का अपशिष्ट निपटारण तंत्र है, ठीक है। निपटन तंत्र मतलब कोई अपशिष्ट चीज है उसको अपने अंदर ले लिया, पचा दिया, खत्म कर दिया, निपटारण हो गया। वे सभी अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। लाइसोसोम सभी अकार्बनिक पदार्थों का को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता? इसे आत्मघाती सेल या सुसाइडल कहा जाता है। यह लयनकारी यानी तोड़ने वाले हैं, लयनकारी मतलब तोड़ने वाले बाहरी पदार्थों को प्रवेश से रोकता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? ध्यान रखना, ये निपटारण करता है, बिल्कुल सही बात है। विघटन करता है कार्बनिक पदार्थों का, वे भी सही बात है। आत्मघाती सेल कहते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन बाहरी प्रवेश को रोकने के लिए कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति होती है, ना कि लाइसोसोम होता है। इसलिए आंसर जो आएगा कौन सा आएगा? डी आंसर जो है दोस्तों फिर से लगेगा। निम्नलिखित में से कौन दो कोशिका अंगों को अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? दो ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनके ऊपर अपना आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए आरएनए जेनेटिक फॉर्म के अंदर होता है? ये फटाफट बताना है आपको, ये किस्म होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लास्टिड में नहीं, अंतःप्रद्रवी जालिका में नहीं होता, ध्यान रखना।
अंतःप्रद्रव्य जालिका सूत्रकणिका नहीं, ये विषय में नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर नहीं पाया जाता है। तो यहां पर ये आंसर आपको लगेगा। इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस बॉडी या अर्ध स्वायत्त शासन अंग या प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। इन दोनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से एक और, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक दो अस्थियों को जोड़ने का काम करता है? देखो दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। ये हड्डी और ये हड्डी से हड्डी जुड़ेगी, हड्डी से हड्डी जुड़ेगी। ये क्या है? पेशी। ये क्या है? पेशी। पेशी क्या है? पेशी है क्या? धन्यवाद। चलो, हड्डी को हड्डी से, अरे यार डार्क कलर कराता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं तुम लोगों को। हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए तंतु होंगे, हड्डी को पेशियों से जोड़ने के लिए भी यहाँ तंतु पाए जाएंगे। जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ऐसे तंतुओं को हम कहते हैं लिगामेंट या येलो कोलेजन फाइबर्स, और इसको कहते हैं टेंडेंस। क्या नाम देते हैं? टेंडेंस कहते हैं, है ना। अब देख लो आप, फटाफट कमेंट करते जाओ, देखते जाओ। देखो, लिगामेंट हड्डी क्या कह रहा है? दो अस्थियों को, यानी हड्डी से हड्डी, अस्थि माने हड्डी होती है, हड्डी से हड्डी, लिगामेंट, तो लिगामेंट कर दो, लिगामेंट आंसर लग गया इसका। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से एक और, कि निम्न में से कोशिका का में ऊर्जा का स्रोत होता है। देखो दोस्तों, कोशिका ही नहीं, अपनी बॉडी को जब भी ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कोशिकाओं को ही चाहिए। जब भी ऊर्जा चाहिए, जिस चीज के लिए चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, हंस रहा हूँ, बैठा हूँ, सो रहा हूँ, हर चीज के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। और ऊर्जा अपने लिए होती है एटीपी के फॉर्म में। किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है ऊर्जा। इसीलिए हम खाना खाते हैं और इसीलिए हम सांस लेते हैं। किसको बनाने के लिए? इस एटीपी को बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। बताओ, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला, निम्नलिखित में से आंख के माध्यम से कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? बल्ब किसे? आई बल्ब जो होता है उससे, आंख से, आपने खूब पढ़ रखा है, आलू में क्या निकलती है? आंख निकलती है, बस उससे हो जाएगा, उससे बन जाएगा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। कहां से हो जाएगा? आलू की आंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से एक और, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों को स्वतः अंतर मिश्रण कर दें तो वो क्या कहलाता है? स्वतः अंतर मिश्रण हो रहे हैं, परासरण है, ब्राउनी गति है, विसरण है या चालकत्व है? ध्यान रखना दोस्तों, उसे हम विसरण कहेंगे। परासरण इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि परासरण में अर्ध पारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आएगी। अब एक बात बताओ, आप पानी में द्रव या लिक्विड नील डाल दो, अपने आप अणु क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे ना। तो यही तो परासरण है, यही तो विसरण है। और क्या है? आगे बात समझ में? डन है बात? चले आगे। अगला एक और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर, नैदानिक प्रयोगशालाओं में रक्त परीक्षण के लिए निम्न में से किस पृथक्करण तकनीक का उपयोग किया जाता है? कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग रक्त परीक्षण के लिए लेबोरेटरीज में पृथक करने के लिए किया जाता है? फिल्ट्रेशन का है, क्रोमेटोग्राफी का है, सेंट्रीफ्यूगेशन का है या क्रिस्टलीकरण का है? दोस्तों, अगर पृथक करना है आपको हर चीज को, तो उसको आप सेंट्रीफ्यूजन मशीन में, एक टेस्ट में ब्लड डाल के सेंट्रीफ्यूजन मशीन में घुमाना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे और टूट करके अपने अलग अलग बेस पर क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा होगा अपने बाहर के हिसाब से, जो हल्का होगा वो ऊपर, जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। इस तरह से हम ब्लड से चीजों को सेग्रीगेट करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, और ये कौन सी कहलाएगी? अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूजन मशीन कहलाती है। दोस्तों, अगर आप क्लास लेंगे पूरी तरह से तो आपको आगे ये भी बताऊंगा कि सेंट्रीफ्यूजन प्रोसेस, वर्णलेखी पोषण, यानी ये आपका क्रोमेटोग्राफी जो है, फिल्ट्रेशन जो है, ये सब क्या होते हैं। इन सब चीजों को हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ अच्छे, मजेदार और गजब की चीजों के साथ। तब तक बने रहो, तब तक इस वीडियो को फैला दो, आग लगा दो पूरे यूट्यूब के ऊपर कि हाँ, आखिर में कोई शानदार क्वेश्चन लेकर के, साइंस के वो क्वेश्चन लेकर के जो एग्जाम में आता है वो आपके सामने आया है। मैं इसीलिए आपसे मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग मुझसे लगातार जुड़े रहें, लगातार बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।
तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी। तो थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।